नमस्कार दोस्तों, माइसा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का अभिनंदन है। आज दोस्तों अपन राजस्थान के एक नए टॉपिक पॉलिटिकल से संबंधित संघ व राज्य क्षेत्र की अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों अपन संविधान के टोटल 22 भाग हैं और उन 22 भागों में से आज अपन जिस भाग की बात करने वाले हैं वो फर्स्ट भाग है। इसमें 4 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, 1 से लगाकर 4 तक। कौन कौन से आर्टिकल में क्या लिखा गया है इसके बारे में अपने को बात करनी है। सबसे पहले अनुच्छेद फर्स्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, तो सबसे पहले इंडिया का नाम है, उसके बाद में भारत का नाम है। तो आपने एग्जाम में पूछें कि भारतीय संविधान में भारत के कौन कौन से नामों का उल्लेख किया गया है, तो इंडिया और भारत 2 नामों का उल्लेख किया गया है। भारत राज्यों का एक संघ है। अब देखो नोट के अंदर देखना आप, संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है, सभी जगह पे यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो फेडरल शब्द का उल्लेख कहीं पे नहीं है, यूनियन शब्द सब जगह पे आपको मिलेगा देखने के लिए। भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय संविधान है दोस्तों। यूनियन में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, फेडरल जो परिसंघ होता है इसके अंदर राज्यों के पास में अधिक शक्तियाँ होती हैं। तो भारत अर्ध परिसंघीय व्यवस्था वाला देश है। अगर आपसे पूछे ऐसे प्रश्न कैसे प्रश्न है तो आपको बताना। अब देखो, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। दोस्तों 2 राज्यों को अलग अलग किया जा सकता है, दोनों को मिलाया जा सकता है, एक राज्य के टुकड़े किए जा सकते हैं। तो राज्यों का विनाश भारत में हो सकता है लेकिन सेंटर का यानी संघ का विनाश नहीं हो सकता। जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो अमेरिका में राज्यों के साथ साथ में सेंटर का भी विनाश नहीं हो सकता। तो ऐसे करके अमेरिका में संघ के साथ साथ राज्यों का भी विनाश नहीं हो सकता। अब देखो इसमें राज्य क्षेत्र की बात आ रही है, तो राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो राज्य में एक तो सभी राज्य क्षेत्र आपके सामने जब भी ये नाम आए तो आपको बताना है कि राज्य में स्टेट आएंगे जितने भी हैं, यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है वो आएंगे, और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र जिनको अर्जित किया है वो सारे के सारे राज्य क्षेत्र में आएंगे। अब देखो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है। भारत में भारी राज्यों को मिलाना और राज्यों की स्थापना करना, यानी भारत के अंदर किसी भी भारी राज्यों को मिला लेना और बाद में उसको एक नया राज्य बना देना। आर्टिकल 2 में याद रखना है। यह भारत में नए क्षेत्रों के विलय की बात करता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 2A जोड़ा गया था 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, क्योंकि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था दोस्तों। और बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम का जो है वो पूर्ण राज्य बना दिया और आर्टिकल 2A जो था इसको वापस से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पहले 2A एसोसिएट स्टेट बनाया गया था और बाद में 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और आर्टिकल 2A जो था वो समाप्त हो गया। तो भारी राज्यों की गठन की बात, भारी राज्यों को मिलाना और उनके राज्यों की स्थापना करना की बात कौन सा करता है, 2 आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल 3 अपन देख लेते हैं। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया, यानी नए राज्य, भारत में नए राज्यों का गठन कैसे करना है, इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 3 में। केंद्र को अधिकार है कि वो राज्यों का नाम व राज्य क्षेत्र में बदलाव कर सकती है, उसकी सीमा रेखा में बदलाव कर सकता है और राज्यों का विभाजन कर सकता है। तो दोस्तों भारत में केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्यों का नाम भी चेंज कर सकता है, राज्य क्षेत्र में बदलाव कर सकता है, सीमा रेखा में बदलाव कर सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो कोई भी नया राज्य बनाना है तो नए राज्य की गठन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले नए राज्य की गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानसभा के पास भेजता है। मान लो नया राज्य बनाना है, जैसे आंध्र प्रदेश बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया था, तो सबसे पहले राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव भेजा। राष्ट्रपति प्रस्ताव को वापस लौटाने की समय सीमा निर्धारित करता है और जिस विधानसभा में भेजता है वहाँ पे राष्ट्रपति टाइम देता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे बताना पड़ता है, वो प्रस्ताव आपको भेजना पड़ता है। राष्ट्रपति समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मत दे सकता है, लेकिन इसका प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य विधानमंडल कह सकता है कि हमें नए राज्य की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन अगर वो मान लो प्रस्ताव पारित कर दे और उन्होंने मतलब पक्ष में नहीं दिया है तो इसके ऊपर सेंटर के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सेंटर अगर चाहता है कि नया राज्य बनाना तो वो बनाएंगे बाद में। नए राज्यों के गठन का विधेयक बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है, उसके बाद में संसद में पेश कर दिया जाता है।
संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों में पृथक पृथक साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, कैसे पारित होना चाहिए? साधारण बहुमत से। संयुक्त अधिवेशन नहीं होता दोस्तों इसके लिए। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो राष्ट्रपति ने तो पहले राष्ट्रपति से तो पूछ के रखा ही है। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से रखा है, इसलिए राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाएगा। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन भी नहीं होता है। ठीक है, नए राज्यों का जब भी गठन होता है उसके लिए साधारण बहुमत से पास होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो चौथी अनुच्छेद जो नंबर 4 है उसमें देखना आप, पहली व चौथी अनुसूची में जो बदलाव होते हैं, ठीक है, उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, साथ में आर्टिकल 2 और 3 में बदलाव होते हैं, उनमें भी संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगे। ठीक है, और पहली और चौथी अनुसूची में जो भी बदलाव किए जाएंगे वो संविधान संशोधन में नहीं आएंगे। तो पहली अनुसूची में राज्यों का नाम और सीमाओं का उल्लेख है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। तो ऐसा कोई भी बदलाव होगा तो वो संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। अब देखो बेरुवाड़ी वाद देखो 1960 का, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरकार संविधान संशोधन के बिना कोई भूभाग अन्य देश को नहीं दे सकती। बेरुवाड़ी वाद आया था 1960 का मामला है और इन्होंने कहा कि संविधान के संशोधन के बिना कोई भी भूभाग अन्य देश को नहीं दिया जा सकता। ये दोस्तों नवा संविधान संशोधन से जो बेरुवाड़ी क्षेत्र है वो पाकिस्तान को दे दिया गया था और बाद में नवा संविधान संशोधन किया गया और इस नवे संविधान संशोधन के द्वारा बेरुवाड़ी जो क्षेत्र था पश्चिम बंगाल का वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। 1969 में ये उससे भी अच्छा महत्वपूर्ण फैसला है। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामान्य सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब मान लो कोई नॉर्मल सा सीमा विवाद हल करना है, ठीक है, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई बड़ा क्षेत्र का आदान प्रदान करना है तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब आगे देखना, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है इसे मंत्रिमंडल के निर्णय से भी किया जा सकता है। भाई सामान्य संशोधन करना तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, मंत्रिमंडल सामान्य कोई फैसला लेगी और उसके बाद में मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर भी किया जा सकता है। आगे देखो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया दोस्तों, जिसमें भारत ने 111 डचियाँ बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश ने 51 डचियाँ भारत को दी थी। तो ये संविधान संशोधन था, ये आपको याद रखना है। अब देखो संविधान में संशोधन की बात करें तो 3 तरीकों से होता है संविधान में संशोधन। एक सामान्य बहुमत होता है, एक विशेष बहुमत होता है। एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति होती है। 368 के तहत जो संशोधन होता है ना, वो तो 368 वाला तो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। प्रश्न आता है कि संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके हैं, तो 3 तरीके बताने हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। 368 के तहत आपसे पूछे कि कितने तरीके हैं, तो आपको 2 तरीके बताने हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। अब देखो कई बार ये पूछ लेते हैं कि साधारण बहुमत क्या होता है, प्रभावी बहुमत क्या होता है। तो साधारण बहुमत तो दोस्तों उपस्थित सदस्यों का बहुमत होता है। यदि 300 सदस्य उपस्थित हो तो 151 मत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो हो गया साधारण बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। तत्कालीन सदस्य यानी कुल सदस्य माइनस जो भी रिक्त स्थान है उनका जो बहुमत होता है वो होता है प्रभावी बहुमत। अब देखो पूर्ण बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है, कुल सदस्यों का बहुमत। जैसे राज्यसभा के कुल 245 सदस्य हैं तो 245 बहुमत यानी 123 मत यहाँ पे, और इसका कोई महत्व नहीं है कि कितने स्थान रिक्त हैं और कितने स्थान उपस्थित है। ठीक है, तो पूर्ण बहुमत में जितनी सीटें हैं उनका आधे से एक ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं कुल सदस्यों का बहुमत पूर्ण बहुमत होता है। अब देखो उसके बाद में विशेष बहुमत में 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। इसमें 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, एक तो कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और साथ में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो ये क्या कहलाता है, विशेष बहुमत। राष्ट्रपति के महाभियोग के समय कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। अब राष्ट्रपति के जो महाभियोग होता है उसके समय कुल सदस्यों का कितना बहुमत आवश्यक है, 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो ऐसे करके अपन ने जो पहला भाग है और जिसमें 4 आर्टिकल हैं, भाग 1 में 1, 2, 3, 4 करके आर्टिकल, उन आर्टिकलों के बारे में अपन ने देखा है। संशोधन के कितने तरीके हैं संविधान में उनके बारे में देखा है, और जो भी क्षेत्र है, भारत का कोई क्षेत्र दूसरे देश को दिया जाएगा तो उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा, ये देखा है। और उसके अलावा अपन ने देखा है कि नए राज्यों का गठन का प्रावधान कैसे किया जाता है। सिक्किम के बारे में कुछ विशेष बातें अपन ने देखी हैं, राज्य क्षेत्र में कौन कौन आते हैं,
और यूनियन में कौन शक्तिशाली, फेडरल में कौन शक्तिशाली होता है, ये चीज़ों को देखा है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को आप दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब आप अवश्य करें, ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपके कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, या फिर आपकी कोई भी क्यूरीज है, तो आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि समाधान हो सके। थैंक यू सभी लोगों का फिर से धन्यवाद।